नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने झारखंड में अबुआ राज की जगह एक परिवार का राज्य होने का आरोप लगाया है और साथ ही हेमंत सोरेन के साथ उनके भाई बसंत सोरेन पर करप्शन के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाते हुए राज्य में चरम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया है। इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में जनता का शासन नहीं बल्कि एक परिवार का शासन है और लोग कहने लगे हैं यह एक परिवार के द्वारा और एक परिवार के लिए शासन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पकुड़िया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, ये सारी बातों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से अवगत कराई थी। ये सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग एवं खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपरोक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नजदीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया। भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है और यही सिलसिला चलता रहे तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आ जाएगी। ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। ये सरकार आज जो बड़े वादे करके आए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, उनके साथ भी इस सारे मामले को उलझाकर, लटकाकर, भटकाकर यहाँ के युवकों के भविष्य के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर। इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार 2 तरह के होते हैं, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और देवघर में बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामियों के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और बिजली पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर आज देवघर के शिव लोक परिसर में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान 60 विधायक रणधीर सिंह, देवघर विधायक नारायण दास और धनबाद विधायक राज्य सिन्हा के साथ हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता
मौजूद रहे। ये आक्रोश मार्च शिवलोक परिसर से निकलकर शहर के चौक चौराहों से गुजरा। बीजेपी नेताओं ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार बनने के बाद पूरी तरह से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है और आज भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे देवघर जिला में बिजली की स्थिति ब्लैक आउट हो गई है। पूरे आप देख रहे हैं देवघर सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की स्थिति हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता को मुश्किल से 5 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है। यहाँ जो बिजली और पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को समुचित बिजली नहीं दी जाती है, पानी का अभाव है, अन्य प्रकार से सारे लोग बने की पीड़ित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जोरदार रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये निकम्मी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा अपदस्थ नहीं किया जाता है। और एक तरफ जहां कोरोना के फिर से बढ़ते केस को लेकर देश भर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और मास्क पहनने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की जा रही है, तो वहीं सिमडेगा में कोरोना जांच सुविधा बंद कर दी गई है। सदर अस्पताल के ट्रूनेट लैब में ताला लग गया है और वहीं आरटीपीसीआर लैब भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में जिले में ऐसा कोई लैब नहीं है जहां कोरोना के संदिग्ध मरीजों अपनी जांच करा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना केस सामने नहीं आने पर जांच बंद कर दिए जाने की बात कही जा रही है। आज जो है परिस्थिति ऐसी है कि हम जब किसी कोविड पेशेंट को या फिर किन्हीं को लगता है कि हमें टेस्ट करानी चाहिए, तो अब यहाँ पर जाकर के देखिए सारे के सारे टेस्ट लैब बंद हैं, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, सारे के सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया है। अब पता नहीं हमारे सदर के सीएस साहब हैं, वो इस कोविड महामारी को इस समय में, इस वर्तमान समय में किस तरीके से देख रहे हैं। कि स्टेट का ये तो स्टेट का स्टैटिस्टिक होता है और स्टेट के स्टैटिस्टिक से अभी हम लोग का झारखंड की स्थिति ठीक है, तो इसीलिए शायद हम लोग को डायरेक्शन नहीं आया, लेकिन जल्दी अगर कुछ होगा तो डायरेक्शन आएगा तो हम लोग फिर करेंगे। और जांच बंद होने पर कई गंभीर सवाल ये कि जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कोरोना का केसेस। सवाल ये भी कि किसके आदेश से बंद की गई कोरोना जांच लैब। सवाल ये भी कि कोरोना संक्रमण फैला तो कौन होगा जिम्मेदार। तो ये तमाम अहम सवाल जांच बंद होने पर उठ रहे हैं। तो देखिए सिमडेगा से ये खबर सामने आ रही है जहां ये बड़ी लापरवाही और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और कोरोना केस नहीं आने की दलील दी जा रही है। आप जरा सोचिए कि सिमडेगा में ऐसा कोई लैब नहीं है जहां कोरोना का जांच हो सके और फिर कोरोना के केसेस का पता चल सके। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की भी जांच नहीं हो रही और अब जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है जो भारी पड़ सकती है। इधर बोकारो में सीधी नियुक्ति की मांग पर 15 दिनों से धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया और स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने ये धरने पर बैठे थे। लाठीचार्ज के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, आंदोलनकारियों को जबरन गाड़ियों में बैठाकर थाने ले गई और विस्थापित बेरोजगार अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराए जाने के बाद 2 साल तक नियोजन नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन में बैठ गए। और आज संघ के लोगों ने बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के 3 गेट को जाम करने की घोषणा भी की थी। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर आंदोलनकारियों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जा रही है और प्रशासनिक भवन के गेट के पास ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लाठीचार्ज भी की गई पुलिस की ओर से। अब उधर से खींच के ला रही थी, नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मार दिया पूरे। यहाँ देखे, यहाँ नहीं देखे, छिल गया है। कौन लोग मारा? वो सीएसएफ वाली। बताइए लात से मारने का है क्या? और ये लोग के पास हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्या? हम लोगों को जो लेके जा रही है अरेस्ट वारंट है ये लोग के पास? मैंने मानती है कि तानाशाही, हाँ ये लोग का तानाशाही चल रहा है। क्यों हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये लोग क्यों ऐसे कर रहा है? लात से मारने का है। विस्थापित अप्रेंटिस संघ का पिछले 11 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। इन लोग को नियोजन की कुछ मांग थी, वार्ता आगे नहीं हो पाया और कुछ इन लोग अपना जीत पर अड़े हुए थे और इन लोग के द्वारा विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात जो मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इन लोग को यहाँ से उठाया जा रहा है।
इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया है और जमशेदपुर के कोर्ट में आज सुबह बन्ना गुप्ता पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। आपको बताते चले कि पूर्वी जमशेदपुर के सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी का आरोप भी लगाया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसे लेकर पत्र लिखकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की गई थी। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा और जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय भी दिया गया था। वहीं सरयू राय का कहना था कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए और नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री को मुकदमा करने की चेतावनी दी थी। लीगल नोटिस भेजा गया, उसका जवाब उन्होंने तय समय पर नहीं दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है फिर मानहानि का केस जो है दायर कर दिया गया। अब उसको सुनवाई पर रखा गया है। इधर राज्य के नेपाल हाउस में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से विभागीय समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा हो रही है। विभाग ने योजनाओं को गति देने के लिए डेडलाइन तय किया है और साथ ही अब तक सरकार की योजना से वंचित किसानों को किसी न किसी योजना से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बोकारो में पुरानी रंजिश में अपराधी ने एक युवक पर 6 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस घटना में युवक बाल बाल बच गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद और अपराधी को और उसके भाई को पुलिस पकड़कर सौंप दिया गया और मौके से 6 राउंड खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से 9 जिंदा कारतूस, 4 खोखा और 1 पिस्टल भी जब्त किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोविंद मार्केट का अंकित सिंह अपनी दुकान पर बैठा था और इसी दौरान पानी भरने को लेकर पहले विवाद को लेकर अपराधी विजय यादव ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी और थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधी पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। मैं अपनी दुकान के पीछे बैठा हुआ था और अचानक से वो विजय यादव है, वो हम बैठ के फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो वो अचानक आया और बंदूक निकाल कर मुझे गाली देने लगा और कहने लगा जान से मार दूंगा, ये करने लगा। तो मैं वहाँ से बचकर भागा। फिर वो दोबारा अपने घर पे गया और अपने भाई को लेकर के आया और आया मेरे सामने। तब तक मेरे भाई भी आ गया वहाँ पे और वो फायरिंग करने लगा। तो आवाज़ सुनकर पापा और कुछ लोग सभी आ गए वहाँ पे। विजय कुमार यादव एक पुराना आपराधिक प्रवृत्ति का है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुरानी किसी रंजिश को लेकर के अंकित सिंह पे गोविंदपुर मार्केट में फायरिंग किया है। घटनास्थल से 6 खोखा सीज किया गया है। विजय कुमार यादव के बॉडी से 1 कट्टा जिंदा कारतूस 9 और 4 खोखा सीज हुआ है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 कामगारों की सकुशल घर वापसी हो रही है। आज रात भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे वे भारत के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। फिलहाल सभी कामगार मलेशिया के गुरुद्वारे में रुके हुए हैं और जहां से वे कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद न्यूज 18 पर मजदूरों ने गुरुद्वारा से रवानगी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि मलेशिया में जिस पावर प्रोजेक्ट में झारखंड के मजदूर काम कर रहे थे वहां उनके वेतन का भुगतान रोक दिया गया था, जिसके बाद मजदूरों ने गुरुद्वारे में शरण ली थी और भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी भी दी गई थी। भारतीय एम्बेसी के दबाव के कारण कंपनी ने फिलहाल 10 लोगों को भारत लौटने का टिकट दिया है। वहीं जल्द ही बचे 20 लोग भी अपने घर सकुशल लौटेंगे। आज 10 मजदूर मलेशियन समय के मुताबिक करीब शाम 6 बजे फ्लाइट पकड़कर श्रीलंका होते हुए चेन्नई पहुंचेंगे और 28 अप्रैल की सुबह ट्रेन से रांची पहुंचेंगे। राज्य में कांटाटोली फ्लाईओवर का काम तमाम बाधा को दूर करने के बाद भी अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया और ऐसे में आज भी लोग ट्रैफिक जाम झेलने को मजबूर हैं। हालांकि पुल निर्माण में जुटे जुटको का कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण पुरानी की जगह नई सेगमेंटल बॉक्स गर्डर सिस्टम तकनीक से किया जा रहा है। जुटको के मुताबिक फ्लाईओवर पहले से अधिक लंबा होगा और अब ये फ्लाईओवर योगदा मठ के से होते हुए शांति नगर तक बनेगा, जिसकी लंबाई 2240 मीटर होगी, जिस पर 224 करोड़ की लागत आएगी। यहां से विस्थापित दुकानदारों को फ्लाईओवर के नीचे ही दुकान देने की भी योजना है।
सिर्फ कांटा टोली पे ही फ्लाईओवर बनना था, लेकिन राज्य सरकार ने यह समझा कि नहीं, बहु बाजार में जाम लगता है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए योगदा मठ से लेकर बहु बाजार कांटा टोली होते हुए शांति नगर तक अब फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 2240 मीटर है और कुल लागत इसकी 224 करोड़ रुपए है। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 ईंट भट्टों पर कार्रवाई हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 ईंट भट्टों को ध्वस्त करते हुए लोहे से बने चिमनी को गिरा दिया गया और बताया जा रहा है कि गांव में लोग बड़े पैमाने पर चलंत ईंट भट्टे का कारोबार कर रहे थे। इसी के बाद कार्रवाई की गई और तस्वीरें आपके सामने। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम लोग जो अवैध ढंग से चिमनी भट्ठा बनाया गया है, खास करके नहर के चबरा से, जिसका कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होता है और इस पर सख्त सुप्रीम कोर्ट के मनाही है। उसी आलोक में कल कांडी में क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरकोनी पंचायत में कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 चिमनी भट्ठा जो विकास कुमार के द्वारा संचालित किया जा रहा था उसको गिराया गया। जामताड़ा में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का सीधा संवाद भी हुआ और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर कांग्रेस नेताओं की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। वहीं के एन त्रिपाठी और विधायक इरफान अंसारी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश मित्रा जी की अध्यक्षता में संगठन का स्वरूप बना देंगे। उसकी कमेटी बन जाएगी जो हर महीने 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में बैठक करेगी, जनता की समस्याएं सुनेगी और ब्लॉक थाना जहां जाना है जा करके कार्य करेगी। ये गठबंधन की सरकार है, ऐसा नहीं कि यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं। हम जान रहे हैं काम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हमारे स्पीकर साहब हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन संगठन की बात है, संगठन का बैठक यहाँ हुआ है। हम स्पीकर साहब से मिलेंगे कि जैसे हम जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम करते हैं, तो स्पीकर साहब से मैं आग्रह करेंगे कि यहाँ भी कम से कम जो कांग्रेस है, अलायंस है हम लोग।